नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से आज हम सभी लोग जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत श्रव्य सामग्री के रूप में रेडियो का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो देश में घटने वाली घटनाओं को काफ़ी कम समय में देश के प्रत्येक कोने कोने में पहुंचाने में वह सफल है। इस तरह से रेडियो को श्रव्य सामग्री के नाम से भी जाना जाता है, जो काफ़ी कम समय में घटित घटनाओं को देश के कोने कोने में हर जगहों पर पहुंचाई जा सकती है। तो आइए देखा जाए कि रेडियो का जनसंचार के रूप में क्या महत्व है। पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, कहते हैं पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह रेडियो है। सन 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। इस तरह से इसका आविष्कार कहाँ हुआ? इटली में। कौन किए? जी मार्कोनी। ये सब एमसीक्यू प्रश्न जैसे बनते जा रहे हैं ये प्रश्न, तो आप देखते रहें कि रेडियो का आविष्कारक कौन है? जी मार्कोनी है। इटली किस लिए प्रसिद्ध है? रेडियो का आविष्कार के लिए। कब हुआ? सन 1895 में। सही है। इस तरह से रेडियो को हम कौन सा सामग्री कहते हैं? श्रव्य सामग्री कहते हैं। पहले विश्व युद्ध तक सूचनाओं के आदान प्रदान का एक माध्यम औजार बन। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? सन 1914 से लेकर 1918 तक के बीच। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में सूचनाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का औजार बन चुका था। शुरुआती रेडियो स्टेशन 1892 में अमेरिकी शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले। शुरुआती जो रेडियो स्टेशन खोले गए वह अमेरिका में खोले गए। अमेरिका के शहर जो पिट्सबर्ग है, न्यूयॉर्क है, शिकागो है, उसमें। अब प्रश्न ये उठता है भारत में कब खोले गए? तो भारत में भी इसकी लगभग शुरुआत 1921 में हुई। कब हुई? 1921 में। किसके माध्यम से? टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाकतार विभाग के सहयोग से संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। लेकिन रेडियो की विधिवत जो स्थापना है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुई और आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। कहते हैं कि आज़ादी जब हमको मिली तो आज़ादी कब मिली? सन 1947। 1947 के दौरान हमारे देश में कितने रेडियो स्टेशन हो गए थे? 9 रेडियो स्टेशन हो गए थे। पहला हो गया था लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। तो जो जाहिर है कि 1947 के बाद देश का बंटवारा हुआ तो कुछ रेडियो स्टेशन पाकिस्तान में भी चले गए। तो इसमें देखेंगे 3 रेडियो स्टेशन विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। आज के परिवेश में हम देखें तो आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 24 भाषाओं 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देश की 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। 1996 में FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आगे आईं, लेकिन अभी इन्हें समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम से स्वायत्तशासी निकाय को सौंप दिया। असल में लंबे अरसे तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण
रेडियो में आ गई। जड़ता को तोड़ने की पहल 1995 में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले ने की। इस फैसले में कहा गया कि ध्वनि तरंगों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता है और उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। एफएम के दूसरे चरण के साथ देश के 90 शहरों में 350 से अधिक निजी एफएम चैनल शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही सामुदायिक या कम्युनिटी रेडियो केंद्रों के आने से देश में रेडियो की नई संस्कृति अस्तित्व में आ गया था। रेडियो का विकास, अब रेडियो देखेंगे आप, रेडियो एक ध्वनि माध्यम, कैसा माध्यम है? ध्वनि माध्यम है। इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था। कौन कहा था? महात्मा गांधी ने। जो इसकी घनिष्ठता है, जो प्रभाव है, उसको अद्भुत शक्ति के नाम से उपमा दिए थे। ध्वनि तरंगों के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंचता है। ध्वनि तरंगों के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंचता है। दूर दराज के गांवों में जहां संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते, वहाँ रेडियो ही एकमात्र साधन है। देखेंगे कि जहाँ संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते, वहाँ रेडियो ही एकमात्र साधन है बाहरी दुनिया से जुड़ने का। फिर अखबार और टेलीविज़न की तुलना में यह बहुत सस्ता भी है। इसलिए भारत के दूर दराज के इलाकों में लोगों ने रेडियो क्लब बना लिए। आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी एफएम स्टेशनों और बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका इत्यादि आप देख रहे हैं, इसमें रेडियो स्टेशनों के नाम बताए गए हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेडियो जनसंचार का काफ़ी प्रबल और सशक्त माध्यम। आइए दूसरा माध्यम देखें, टेलीविज़न। आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविज़न के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है, चाहे वो पश्चिमी देशों में हो। रेडियो के विकास के साथ टेलीविज़न पर भी प्रयोग शुरू हो गए थे। सन 1947 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरी ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम प्रसारण किया। 1936 तक बीबीसी ने भी अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू की। इस तरह से हम देखेंगे कि 1936 तक बीबीसी ने अपना जब टेलीविज़न कार्यक्रम शुरुआत कर दिया तो सूचना के क्षेत्र में काफ़ी क्रांति आई। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। इसका मकसद टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवता टीवी सेवा आरंभ हुआ। 1965 तब रोज़ 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गए। लेकिन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थे। 1 अप्रैल 1976 से इसे अलग कर दिया गया, इसे दूरदर्शन नाम दिया गया। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। आगे देखेंगे कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत की एहसास था। वह देश भर में टेलीविज़न केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समिति गठित की। पीसी जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारे जैसे समाज में जहां पुराने मूल्य
टूट रहे हों और नए बन रहे हों, वहाँ दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। समिति के मुताबिक जनसंचार माध्यमों के बतौर भारत के दूरदर्शन निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। पहला, सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए कि ऐसा दूरदर्शन का कार्यक्रम हो कि सामाजिक परिवर्तन हो, राष्ट्रीय एकता हो, राष्ट्रीय एकता का विकास हो, वैज्ञानिक चेतना का विकास हो, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, पारिवारिक कल्याण को प्रोत्साहित करने वाला हो, कृषि विकास हो, पर्यावरण संरक्षण हो, सामाजिक विकास हो, खेल संस्कृति का विकास हो, सांस्कृतिक धरोहर का विकास हो, इस तरह से होते हैं। वहीं दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय सेवा की है, लेकिन लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी का अभाव खटकने लगा और पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर यह अपनी जगह नहीं बना पाया। अलबत्ता मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली। अब देखिए टेलीविज़न का प्रभाव कब ज़्यादा हुआ। सन 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने केवल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा। यह एक अलग ही तरह का अनुभव था। इसके बाद भारत में भी टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हुई। विदेशी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी गई और इसके साथ ही भारत में CNN, BBC जैसे चैनल दिखाए जाने लगे। जल्दी स्टार टीवी जैसे चैनलों ने अपने भारत केंद्रित समाचार चैनल भी आरंभ कर दिए। इसके अलावा डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक जैसे शैक्षिक और मनोरंजन चैनलों के साथ एक टीवी, MTV और BTV जैसे विशुद्ध पश्चिमी किस्म के चैनल भी दिखने लगे। कुछ लोगों ने देश का सांस्कृतिक हमला भी कहा और इन चैनलों का विरोध। लेकिन टेलीविज़न का असली विस्तार तब जब भारत में देशी निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। अक्टूबर 1993 में GTV, स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ। इसके बाद समाचार के क्षेत्र में भी जी न्यूज़, स्टार न्यूज़ नामक चैनल आए। सन 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद तो जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ आ गई। जहाँ पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारण दूरदर्शन का अस्तित्व राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उन्नयन था, वहीं इन निजी चैनलों का मकसद व्यावसायिक लाभ कमाना रह गया। इससे जहाँ टेलीविज़न समाचार को निष्पक्षता की पहचान मिली, उसमें ताजगी आई और वह पेशेवर हुआ, वही एक अंधी होड़ के कारण अनेक बार पत्रकारिता मूल्यों और नैतिकता का भी हनन हुआ। इस तरह से हम देखेंगे कि टेलीविज़न का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। सूचना के क्षेत्र में टेलीविज़न का प्रभाव काफ़ी सराहनीय है। टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जो दूर दराज घटने वाली घटनाओं का वीडियो यानी फोटो और सचित्र झलक या वर्णन दिखाता है, जिससे लोगों के मानसिक दिमाग पर काफ़ी उसका प्रभाव पड़ता है। वहीं देखें सिनेमा, आगे देखें जनसंचार का चौथा माध्यम, पहला है पत्रिका समाचार, दूसरा रेडियो, तीसरा टेलीविज़न, चौथा है सिनेमा। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा जो हम देखते हैं फिल्में, वह भी हमें संचालित करती हैं। कैसे कि जैसे फिल्मों के माध्यम से छल कपट, बेईमानी, अमीरी, गरीबी इत्यादि चीज़ों को दिखाया जाता है, वह सब हमें देखने को मिलता है। हालांकि यह जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, बल्कि परोक्ष रूप से में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा को मनोरंजन के एक सशक्त माध्यम के तौर पर देखा जा सकता है।
सिनेमा का आविष्कारक का श्रेय थॉमस एल्वा एडिसन को जाता है। इन्होंने बल्ब ही बनाया था। थॉमस एल्वा एडिसन क्या बनाए थे? बल्ब भी यही बनाए थे और सिनेमा भी इनका ही है। 1983 में मिनी टेलीस्कोप की खोज के साथ हुआ था। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। सिनेमा की तकनीक में तेजी से विकास हुआ और जल्दी यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। भारत में पहली मुक्त फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है। वह फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद के 2 दशकों में कई और मुक्त फिल्में बनी। इसके कथानक धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के इर्द गिर्द बुने जाते रहे। 1931 में पहले बोलती फिल्म बनी आलम आरा। कहते हैं 1913 में क्या बनी थी? पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, जिसमें आवाज़ नहीं थी, लेकिन 1931 में फिल्म बनी आलम आरा। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। आज़ादी के बाद जहाँ तक भारतीय सिनेमा ने नए सामाजिक यथार्थ को गहराइयों से पकड़कर आवाज़ देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया। एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरदत्त जैसे फिल्मकार थे, तो दूसरी तरफ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार। 70 के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेम, फंतासी और एक कभी न हारने वाले सुपर नेचुरल हीरो की परिकल्पना रही। कहानियों में कुछ न कुछ संदेश देने की भी कोशिश हुई, लेकिन बहुत ही अव्यवहारिक तरीके से। 70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने महसूस किया कि सिनेमा जैसे सशक्त संचार माध्यम का इस्तेमाल आम लोगों में चेतना फैलाने, उसे व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने और अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर किया जाए। यही समानांतर सिनेमा का दौर था और इस दौरान अंकुर, निशान, धर्मसत्य जैसी फिल्में बनी। हालांकि सत्यजीत राय ने 50 के दशक में पाथिर पंचाली बनाकर इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन की सख्त ली 60 के दशक के आखिरी वर्षों और 70 के दशक। ये आंदोलन 80 के दशक में भी जारी रहा। इस धारा में सत्यजीत राय ने के अलावा श्याम बेनेगल, मीरा सेन, ऋत्विक घटक, अदूर गोपाल कृष्णन, एम.एस. संतू, गोविंद नहलानी जैसे फिल्मकार हैं। लेकिन बाजारवाद, व्यावसायिकता के दबाव में समानांतर और कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में ही खत्म होने लगा। एक बार फिल्म लोकप्रिय मुंबईया फिल्में छाने लगी। दरअसल हिंदी सिनेमा का शुरू से ही पावरफुल और लोकप्रिय फिल्मों का दबदबा रहा है। कला फिल्मों को समानांतर सिनेमा इसलिए भी कहा जाता क्योंकि वे अपनी अंतर्वस्तु में लोकप्रिय फिल्मों के समानांतर चलती थी। कला फिल्मों के कमज़ोर पड़ने के बाद एक बार फिर पॉपुलर लोकप्रिय सिनेमा हावी हुआ। कहने का तात्पर्य है कि सिनेमा परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से लोगों की मानसिकताओं को तीव्र करने का प्रयास करने लगे। भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों, यदि हम कहें भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों की एक धारा लगातार चलती रही। हल्के फुल्के सदस्य और एक आम आदमी के परिवार की खट्टी मीठी कहानी पर बनी इन साफ सुथरी फिल्मों को खूब पसंद किया गया। लोकप्रिय और पारिवारिक फिल्में की पहुंच गांव और शहर के साधारण दर्शकों तक रहती आई है। इस तरह फिल्मों में दर्शकों को बांधने वाला कथानक, रोजमर्रा की समस्याएं, मधुर संगीत, पारिवारिक नृत्य और सांस्कृतिक कई आयाम दिखाई देते हैं। इस धारा के फिल्मकारों में राज कपूर, गुरदत्त, विमल राय और ऋषिकेश मुखर्जी, बास चटर्जी जैसे कई नाम हैं। लेकिन 80 और 90 के दशक में मुंबईया सिनेमा का व्यवहारिकता का नशा इस तरह कदर छाया गया कि फार्मूला फिल्में फिल्मकारों के लिए मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा हथियार बनी। ऐसी फिल्मों के केंद्र में रोमांस, हिंसा, सेक्स
और एक्शन को रखा जाता रहा। कहने के लिए हर फिल्म में कोई न कोई सामाजिक संदेश देने की औपचारिकता निभाई जाती है, लेकिन उनका मकसद महज पैसा कमाना है। ऐसी फिल्मों में खासकर युवाओं के मन में बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। इस तरह से सिनेमा जनसंचार के बेहतरीन माध्यमों, ताकतवर माध्यमों में से एक है। इसके कई और आयाम भी हैं। यह मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने का, लोगों में नई सोच विकसित करने का, एक आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल में लोगों के सपने की दुनिया में ले जाने का माध्यम है। मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है। दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया। यहाँ हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषा और बोली में फिल्में बनती हैं और खूब चलती हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि सिनेमा भी जनसंचार का वह प्रबल और सशक्त माध्यम है जो अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को के बौद्धिक स्तर को बढ़ाने का प्रयास करता है।